नमस्कार। देखिए, आज हम जो बात करने वाले हैं वो कोई बहस नहीं है। यहाँ किसी को सही या गलत साबित नहीं करना है, बल्कि ये एक तरह की बातचीत है। एक संवाद, खुद से, हमारे इतिहास से और इस सवाल से कि सच आखिर होता क्या है। हम सब मिलकर आज इतिहास और मिथक के बीच की उस बारीक सी लाइन को टटोलने की कोशिश करेंगे। हम सब यही तो करते हैं, है ना? सच को पकड़ने की कोशिश, उसे अपनी मुट्ठी में कैद कर लेने की कोशिश। पर क्या कभी सोचा है कि शायद सच पकड़ने के लिए बना ही नहीं है? शायद वो तो बस महसूस करने के लिए है, जीने के लिए है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम उस सच की बात करेंगे जिसे पकड़ा नहीं जा सकता। फिर इस सवाल पर आएंगे कि इतिहास आखिर ये कहानी है किसकी। इसके बाद हम देखेंगे कि पुराने जमाने के रीति रिवाज कैसे टूटे हुए समाज को जोड़ने का काम करते थे। और आखिर में हम ना जानने में जो समझदारी है उसे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो पहला पड़ाव, एक ऐसा सच जिसे पकड़ा नहीं जा सकता। यहीं पर इतिहास और मिथक के बीच की वो धुंधली सी रेखा है जहां हमारे सारे कन्फ्यूजन, सारे झगड़े पैदा होते हैं। ये वो जगह है जहां फैक्ट्स कहानियों में और कहानियां फैक्ट्स में ऐसे घुल मिल जाती हैं कि उन्हें अलग करना मुश्किल हो जाता है। और अब हम आते हैं अपने दूसरे और शायद सबसे ज्यादा विवाद वाले हिस्से पर, इतिहास की कहानी आखिर है किसकी। यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंसानी सभ्यता की शुरुआत को लेकर इतनी बहस क्यों होती है। ये सिर्फ तारीखों और जगहों की लड़ाई नहीं है, नहीं, ये असल में नजरिए की लड़ाई है कि हम अपने अतीत को कैसे देखते हैं और कौन है वो जिसे ये कहानी सुनाने का हक है। चलिए, एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। पहिए का आविष्कार कहाँ हुआ था? अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है ना, लेकिन ये उतना सीधा है नहीं। क्योंकि जब हम ये सवाल पूछते हैं तो हम सिर्फ एक टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। हम असल में ये पूछ रहे हैं कि भाई, सिविलाइजेशन शुरू करने का क्रेडिट किसको जाता है? वो पहली मशाल किसने जलाई थी जिससे दुनिया में तरक्की हुई? और यकीन मानिए, इस एक सवाल का जवाब इतिहास की पूरी किताब को पलट कर रख सकता है। अब पहिए को लेकर हमारे सामने दो अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ तो वो कहानी है जो हम सब ने स्कूलों में पढ़ी है कि पहिया मेसोपोटामिया की सुमेर सभ्यता में करीब 3500 ईसा पूर्व बना था। ये एक सेट वेस्टर्न फ्रेमवर्क है। लेकिन फिर दूसरी तरफ भारत से कुछ बहुत दिलचस्प सवाल और सबूत सामने आते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के सिनौली में जो रथ मिले हैं वो करीब 4000 साल पुराने, या फिर हड़प्पा सरस्वती सभ्यता के खिलौनों में पहियों का मिलना, और महाभारत जैसे हमारे ग्रंथों में तो रथों का जिक्र भरा पड़ा है। तो ये सारी चीजें एक अलग ही कहानी की तरफ इशारा कर रही हैं। तो यहां सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कौन जीता या कौन हारा। असली सवाल तो ये है, क्या हम इतिहास को सिर्फ एक ही फ्रेम, एक ही चश्मे से देख सकते हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पहिया एक जगह बना हो और साथ ही साथ किसी दूसरी जगह पर अपने तरीके से विकसित हुआ हो? देखिए, इतिहास कोई 100 मीटर की रेस नहीं है। सभ्यताएं बनती हैं, बिगड़ती हैं और फिर से खड़ी हो जाती हैं। और इसी पॉइंट पर महाभारत का सवाल बहुत अहम हो जाता है। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर ये एक पूरी सभ्यता का आर्काइव है, एक खजाना है जिसमें कुरुक्षेत्र जैसी असली जगहों का जिक्र है, जिसमें जेनेटिक स्टडीज से एक पुरानी आबादी के खत्म होने के संकेत तक मिलते हैं। द्वारका और मथुरा में आज भी खुदाई चल रही है, फिर भी इसे अक्सर मिथक कहकर किनारे कर दिया जाता है। शायद इसलिए क्योंकि इसे हिस्ट्री मानने से जो पुरानी बातें सेट हैं वो हिल जाएंगी। सच तो यह है कि हमारे पास जानकारी बहुत कम है और हम या तो आंख बंद करके किसी बात को मान लेते हैं या फिर उसे पूरी तरह से नकार देते हैं, और शायद ये दोनों ही रास्ते अधूरे। चलिए, अब इतिहास की व्याख्या से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अपने तीसरे पड़ाव पर, जहां हम बात करेंगे रीति रिवाजों की। क्या ये सिर्फ पुरानी परंपराएं थीं या समाज को ठीक करने, उसे सुधारने का कोई तरीका? हम अश्वमेध यज्ञ को एक बिल्कुल नए एंगल से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जो चीजें आज हमें शायद हिंसक या अजीब लगें, उनका अपने जमाने में, अपने कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब था। मतलब हम क्या हुआ से क्यों हुआ की तरफ बढ़ रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ के बारे में सोचते ही दिमाग में आता है किसी राजा की जीत, एक बड़ा साम्राज्य। लेकिन अगर हम इसे महाभारत के बाद के हालात में देखें तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। प्रॉब्लम क्या थी? एक भयानक युद्ध के बाद पूरा समाज बिखर चुका था, देश छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया था, किसी को किसी पर भरोसा नहीं था। तो इस टूटे हुए समाज को जोड़ने के लिए युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया। ये जीत का दिखावा नहीं था, ये एकता के लिए एक सांकेतिक पहल थी। घोड़ा यहां पर संप्रभुता का सिंबल था। उसे खुला छोड़ने का मतलब एक पॉलिटिकल प्रपोजल था कि आओ एक नई व्यवस्था बनाते हैं, और अगर कोई इसे रोकता था तो इसका मतलब था कि वो सहमत नहीं है, और फिर उस पर बातचीत होती थी। लक्ष्य था
धर्म के आधार पर एक लीडरशिप के नीचे पूरे उपमहाद्वीप को फिर से एक साथ लाना। तो ये कोई जश्न नहीं था, ये एक तरह का रिपेयर मैकेनिज्म था। और ये जो आइडिया है ना कि बिखरी हुई चीज़ों को जोड़कर एक बनाना, ये सिर्फ पुराने ज़माने की बात नहीं है। यही पैटर्न हमें मॉडर्न हिस्ट्री में भी बार बार दिखता है। बिस्मार्क ने जर्मनी को एक किया, लेनिन ने सोवियत संघ को जोड़ा और हमारे अपने सरदार पटेल ने सैकड़ों रियासतों को मिलाकर भारत को एक बनाया। तरीके बदल गए, समय बदल गया, लेकिन वो जो यज्ञ का मूल आइडिया था, वो जो जोड़ने का सिद्धांत था, वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। यह हमें बताता है कि राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियां अपना रूप बदलती हैं, पर उनका दिल, उनका सार नहीं बदलता। और अब हम पहुंचते हैं अपनी यात्रा के आखिरी और शायद सबसे गहरे पड़ाव पर, न जानने में छिपी समझदारी। इतिहास की ये सारी लड़ाइयाँ, पहिए की खोज, यज्ञ का मतलब, इन सारी बहसों के पीछे इंसान की एक गहरी आदत छिपी हुई है। यहाँ हम किसी भी विचारधारा से ऊपर उठकर इंटेलेक्चुअल फ्रीडम यानी बौद्धिक स्वतंत्रता की बात करेंगे और ये समझेंगे कि इतिहास पर कब्जा करने की ये लड़ाई असल में हमारे मन की उस बेचैनी से जुड़ी है जो हर चीज़ का पक्का जवाब चाहता। ये इंसान का स्वभाव है। हम सबको सिक्योरिटी चाहिए। और ये सुरक्षा हम कहाँ ढूंढते हैं? विचारधाराओं में, गुटों में, सरहदों में। हम अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बना लेते हैं और सोचते हैं कि अगर हम इसके अंदर हैं तो हम सेफ हैं, हम सही हैं। बिल्कुल उस कबूतर की तरह जो आंखें बंद करके सोचता है कि बिल्ली उसे नहीं देख रही। लेकिन सच तो अक्सर इन बनाई हुई दीवारों के बाहर होता है, और इन दीवारों से चिपके रहना यही हमारे सारे दुखों की जड़ है। और ये कोई नई बात नहीं है। हजारों साल पहले ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में एक कमाल का शक जाहिर किया गया है। उसमें लिखा है, शायद जो सबसे ऊपर है परम आकाश में वो जानता हो, या शायद वो भी नहीं जानता। जरा सोचिए, ये अनिश्चितता को, पता नहीं को स्वीकार करने का कितना बड़ा उदाहरण है। ये बताता है कि असली ज्ञान विनम्रता में है। ये मान लेने में है कि हम सब कुछ नहीं जानते, अहंकार में नहीं। और इसी फिलॉसफी से एक बहुत ही खूबसूरत शब्द निकलता है, अनासक्ति। अनासक्ति का मतलब सिर्फ चीजों को छोड़ देना नहीं है। इसका गहरा मतलब है सच पर अपना हक जताने की जरूरत से आजाद हो जाना। ये वो समझदारी है जो हमें हर सवाल का जवाब पाने की मजबूरी से मुक्त करती है। ये मानना कि मैं सब कुछ नहीं जान सकता और इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि असली आजादी तो इसी में है। तो फिर मकसद क्या है? मकसद सब कुछ जान लेना नहीं है। मकसद है जानने की इस जरूरत से ही अनासक्त हो जाना, इससे डिटैच हो जाना। यह समझना कि इतिहास किसका है, यह बहस उतनी जरूरी नहीं है जितना यह समझना कि हम इस बहस से इतने चिपके हुए क्यों हैं। असली मुक्ति जवाबों में नहीं है, बल्कि जवाबों की जरूरत से ही आजाद हो जाने में है। आखिर में ये कोई नतीजा नहीं है, ये एक न्योता है। इतिहास को जीतने का नहीं, बल्कि सच के साथ जीने का। जो इंसान अपने अज्ञान को, अपनी नाजानकारी को माफ कर देता है, वही असल में आजाद होता है। सच तो समंदर जैसा है और हम उसमें एक बूंद जैसे। और शायद इसी बात को जब हम दिल से मान लेते हैं तो सच खुद हमारे पास चला आता है, ठीक उसी पल जब हम उसे पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हैं।